तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है IBPS RRB। वैसे बता दूं आज हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज हम क्रिया पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। IBPS RRB जो एग्ज़ाम आया है ये हर उस बच्चे के लिए है जो यूपी लेवल की तैयारी कर रहा था या फिर यूके लेवल की तैयारी कर रहा था या फिर ऐसे किसी पेपर की तैयारी कर रहा था जिसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट आता हो। यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, क्योंकि RRB की परीक्षा में सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने से 7 महीने के अंदर अंदर ये आपको ज्वाइनिंग लेटर तक प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब कि अगर आप नंबर लाते हैं तो नौकरी आपके हाथ में होगी। क्लियर है? तो उसी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वैसे उस हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर यूपी का हो, यूके हो या यूपी में यूपी SSS या फिर ये कह लें यूपी का कोई भी ऐसा पेपर जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि है क्रिया मतलब कि वर्ब। तो स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया और समझते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि क्रिया है क्या। देखिए, क्रिया इन शॉर्ट कहते हैं किसी भी काम करने को। जो भी हम लोग काम करते हैं वो हमारे लिए क्रिया हो जाता है, चाहे हम जो भी काम कर रहे हों, या फिर यूं कह लें कि जिन शब्दों से, या फिर ये कह लें जिन शब्दों से किसी काम का होना, किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। या फिर ये कहते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है, किसी काम के होने का अगर बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, XYZ, लाइक दैट रमेश स्कूल गया, तो स्कूल गया, ये गया क्या है? ये क्रिया है, क्योंकि यहां से हमें पता चला एक क्रिया संपन्न हुई, एक काम संपन्न हुआ जाने का। मुकेश ने खाना खाया, मुकेश ने खाना खाया, तो खाया क्या है? एक क्रिया है। पोस्टमैन आया या फिर डाकिया आया, चिट्ठी देकर चल दिया, तो चल दिया क्या है? एक क्रिया है। पर ये चल दिया कैसी क्रिया है, इस बारे में बातचीत करते हैं। माना कि डाकिया आया और चिट्ठी देकर चल दिया, तो चल दिया भी एक क्रिया है। तो एक क्वेश्चन तो उठा के क्रिया क्या है ये हमने क्लियर करा, पर एग्जाम में कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्रिया कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा तो ये नॉर्मल क्रिया है, मूल क्रिया है, पर यहाँ पर शब्द लिखा चल दिया, तो ये संयुक्त क्रिया है। अब ये क्रिया होती क्या है, कैसे होती हैं, यही सब आज के इस चैप्टर में समझाया जाएगा। फिलहाल हमने समझा कि क्रिया है क्या। तो क्रिया जिससे भी कोई भी काम करने का पता चलता है वह क्रिया होती है, चाहे फिर काम आपका कुछ भी क्या ना हो। चलिए समझते हैं आगे की बातें इसी में। तो क्रिया में क्या होता है, एक शब्द का यूज होता है और वो शब्द है धातु। आइए इसे समझ लेते हैं। पहले हमें क्या है, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ें तो उससे पहले उस चैप्टर की जो शब्दावली है उस शब्दावली हमें क्लियर होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, चैप्टर हमें अच्छे समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं धातु क्या होती है। धातु का मतलब किसी मटेरियल से नहीं है। मैंने पहले भी एक जो हमारा प्रैक्टिस सेट आता है जो आपको मालूम है प्रतिदिन आता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को करें। उसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि बिल्कुल यूजफुल हैं हर एग्जाम के लिए। और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक तो कर ही दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। पसंद आने में इतना तो हम कर ही सकते हैं, फ्री होता है इतना कुछ। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं देख लेंगे पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा ईगो हर्ट हो जाता है, आई डोंट नो, पर ऐसा रहता है। चलिए तो धातु की बात करते हैं। धातु क्या है, मैंने क्लास में भी समझाया था, फिर समझाते हैं। इसका मतलब होता है रूट, और रूट का मतलब होता है जड़। रूट का मतलब होता है जड़। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है साइड। अब ये साइड का मतलब है जिस भी शब्द में जुड़कर यूज होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी हत्या की बात हो रही होती है, किसी कत्ल की बात हो रही है। जैसे सुसाइड, सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या। तो साइड शब्द जुड़ा हुआ है। साइड शब्द क्या बता रहा है आपको, साइड शब्द आपको इंगित कर रहा है किसी की हत्या से। किससे इंगित कर रहा है, हत्या से इंगित कर रहा है। तो ये जो रूट में शब्द हुआ साइड, ये साइड कैसा शब्द है बच्चों, ये शब्द हुआ आपका
रूट शब्द, और हिंदी में कहें तो धातु शब्द। अब हिंदी में धातु शब्द कौन से होते हैं ये समझ लो। जैसे हिंदी में एक धातु शब्द है आपके पास लिख, एक शब्द है लिख। लिख क्या है? एक धातु है। लिख क्या है? एक धातु है। अब इसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ देंगे, प्लस प्रत्यय, और ऐसा करने से हमें जो शब्द प्राप्त होगा वो शब्द होगा क्रिया, वो शब्द होगा क्रिया शब्द। जैसे एक धातु है लिख, अब मैंने इसके अंदर एक प्रत्यय जोड़ दिया और प्रत्यय है ना, तो क्या बना? लिखना। और लिखना क्या है? एक क्रिया है। वैसे लिख भी एक क्रिया है, पर लिखना से क्या लिख से क्या बना? लिखना। या फिर क्या बनेगा? लिखेगा, या फिर लिखो। तो आप देख रहे हैं कितने सारे बनने, जैसे साइड से बन रहे थे उसी तरह से लिख से बन रहे हैं। जो तरह पढ़ से पढ़ना, पढ़ोगे, पढ़, है ना, पढ़ो। तो ये सब क्या है? ये सब क्रिया है, और ये सब क्रियाओं का निर्माण किससे हो रहा है? धातु से हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं धातु की परिभाषा में, या फिर क्रिया के अगले पैटर्न में ये समझ सकते हैं कि क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु का वास होता है, या फिर क्रिया के हर एक रूप में, ये कह सकते हैं क्रिया के प्रत्येक रूप में एक धातु होती है, एक धातु होती है। ये बात क्लियर है? क्रिया के प्रत्येक रूप में एक धातु विद्यमान होती है, और उस धातु से ही आगे की बात बनती है। जैसे कि अगर हम बातचीत करें यहाँ पर आगे की तरफ चलते हुए, तो अगर आप किसी भी क्रिया शब्द से प्रत्यय को हटाएंगे तो आपको धातु शब्द मिल जाएगा, मूल धातु मिल जाएगा। और किसी भी मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक क्रिया मिल जाएगी। जैसे कि आपके सामने एक शब्द आया लिखना, और आपसे पूछा जाए बताइए इसका धातु क्या होगा, तो इसमें से प्रत्यय हटा दो। प्रत्यय क्या है? ना। ना को हटा दोगे तो क्या बनेगा? लिख। और लिख क्या है? धातु है। अर्थात किसी भी क्रिया से या किसी भी मूल क्रिया से, किसी भी मूल क्रिया से अगर आप प्रत्यय शब्द को हटा देंगे या प्रत्यय को हटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो धातु बचेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझो, और एकदम ये चीज माइंड में बस जानी चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं। तो यहां से एक चीज निकल कर आती है, नोट में लिख लेंगे। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जहां से क्वेश्चन भी बन जाता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया को पहचानने के, धातु को पहचानने के क्या चीज बताया? मैंने बता दिया। कोई क्रिया है उसमें से प्रत्यय हटा के देख लो, या कोई शब्द है तो उसमें प्रत्यय लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि धातु का क्या सीन है इस जगह पर। आई होप से बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं क्रिया के आगे के रूप। क्रिया के कई सारे रूप भी हैं जो एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और एक मजेदार चैप्टर है, जरूर सीखना, क्योंकि इसी के दम पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट तरीके से। तो देखते हैं इसमें बढ़ते क्रम में धातु के प्रकार। सबसे पहले याद रखेंगे हम किसके प्रकार देख रहे हैं? धातु के। डोंट बी थिंक लाइक दैट कि हम अभी हम क्रिया के प्रकार देख रहे हैं, धातु के प्रकार। तो धातु भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास मूल धातु और एक होता है हमारे पास यौगिक धातु। बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि इन दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग है। मूल धातु हमसे क्या कह रहा है? मूल धातु जो होता है ये बिल्कुल फ्री होता है। क्या है ये? फ्री है। अर्थात मूल धातु पूर्ण रूप से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा। मतलब कि जब कभी भी इसका आप प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ ये प्रकार के शब्द आते हैं, जा, खा, पी, रह, सो। ये शब्द किसमें है? मूल धातु में है। अब यौगिक धातु क्या है आपसे? वैसे तो यौगिक धातु की पूरी परिभाषा है, पर ये समझ लेंगे। पहली बात तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। और जो स्वतंत्र नहीं है तो फिर ये क्या है? असल में ये मिलकर बनता है। देखो नाम से पता चल रहा है ना, यौगिक, योग हो रहा है इसमें। किसका योग हो रहा है ये समझना है साहब। इसके अंदर किसी भी चीज का योग हो सकता है, जैसे इसके अंदर हो सकता है धातु प्लस धातु का योग, मतलब कि दो धातु मिलकर एक यौगिक धातु बना सकते हैं। दो मूल धातु मिलकर क्या बना सकते हैं? एक यौगिक धातु। अगला, किसी भी मूल धातु में आप एक प्रत्यय जोड़ दें तो भी एक यौगिक धातु बन जाएगा। बात समझ में आ रही है?
जैसे कि यहाँ पर है खा, खा क्या है? एक धातु है। कैसा धातु है सर जी? मूल धातु है। बहुत अच्छे से समझना, कैसा धातु है? मूल धातु है। और इस मूल धातु में आप एक प्रत्यय जोड़ दें, ये देखो खा, और मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो खाना, खाना खाने वाला बन गया, नहीं बन गया? तो ये क्या हुआ? ये यौगिक धातु हुआ। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पर कोई भी संज्ञा या कोई विशेषण है आपके पास, उसमें कोई प्रत्यय जोड़ दें, कोई प्रत्यय शब्द जोड़ दें, तो भी क्या बन जाएगा? यौगिक धातु बन जाएगा। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। एक होते हैं मूल धातु जो कि फ्री है, जिनका यूज ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे होते हैं यौगिक धातु जो स्वतंत्र नहीं होते। ये बनते हैं मूल धातु और मूल धातु को मिलाकर, ये बनते हैं मूल धातु प्लस प्रत्यय को मिलाकर, ये बनते हैं किसी संज्ञा में प्रत्यय को जोड़कर या फिर विशेषण में प्रत्यय को जोड़कर यौगिक धातु का निर्माण हो जाता है। तो आई होप सो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या मूल धातु है और क्या आपका यौगिक धातु है। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलते हैं आगे की तरफ, देखेंगे चीजें कितने आराम से आप लोग क्लियर करते हैं, कितने संयम से इसे सीखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मेन होगा आप लोगों के लिए। कई बार बच्चे सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, किताब से पढ़ें या किसी वीडियो से पढ़ें। हम लोग सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, वीडियो से पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में हम बहुत ही ज़्यादा जरूरी जो मैसेज होते हैं उनका रिप्लाई भी करते हैं। आप समझते होंगे बहुत ज़्यादा मैसेज कौन से होते हैं हमारे, है ना, उनका बीच बीच में रिप्लाई भी करना होता है ना, लड़ाई हो जाती है ना। या फिर हम क्या करेंगे, बीच में जल पानी भी करने लगेंगे, और किताब से पढ़ रहे होंगे तब भी हम इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। और उसके बाद या तो हम पर्टिकुलर किताब को कहते हैं कि किताब में अच्छा मटेरियल नहीं है। दुनिया की हर किताब में अच्छा मटेरियल है, और जहाँ तक मेरा मानना है दुनिया का हर टीचर भी अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो कितना कैच कर रहा है या कितने मन से वो पढ़ रहा है, कितने फोकस से वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं होगा तो आपको दुनिया का हर टीचर बेकार लगेगा, हर पुस्तक बेकार लगेगी और पढ़ाई आपको बेकार लगने लगेगी एक समय बाद। तो इसलिए जब पढ़ें तो फोकस को पढ़ाई के ऊपर ही रखें। जितना मन भटकेगा उतना ज़्यादा आप अटकेंगे। तो चलिए, हमें धातु बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के बारे में, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। आ जाते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद में जो सबसे पहले आता है वो आएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं दो, जिसमें से भी एक होता है मूल और दूसरा होता है यौगिक। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, इसमें हम मिसमैच मत कर देना। इससे पहले हमने मूल धातु और यौगिक धातु पढ़े थे, अभी हम पढ़ रहे हैं मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है ना। और थोड़ा संक्षेप में समझते हैं मूल क्रिया क्या होता है। मूल धातु से बनी क्रिया को, मूल धातु से, मूल धातु हम जानते हैं, मूल धातु से बनी क्रिया को, बनी क्रिया को मूल क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया कहते हैं। देखिए, अब मूल धातु से जो जो क्रिया आपकी बनी होगी उसे आप क्या कहेंगे? मूल क्रिया कहेंगे। इसमें आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, जैसे पढ़ा, लिखा, लिखना। मैं लिख देता हूँ लिखा, पढ़ा, पढ़ना, लिखना। ये सब किस में आ गए? ये मूल क्रिया में आ गए। क्यों आ गए मूल क्रिया में? क्योंकि ये मूल धातु से बने हैं। क्योंकि हमने क्या लिखा सीखा था अभी कि लिख क्या है? एक धातु है। कैसा धातु है? मूल धातु है। तो लिख से क्या बना? लिखना। तो ये मूल धातु से बना। पढ़ क्या है? पढ़ एक धातु है। पढ़ से क्या बना? पढ़ा या पढ़ना। तो किससे बना? मूल धातु से बना। तो जब ये मूल धातु से बना तो ये क्रिया भी कौन सी हुई? ये मूल क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? मूल क्रिया। अब साहब यहाँ पर आ जाता है यौगिक क्रिया कैसी होती है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि यौगिक क्रिया क्या होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पर यौगिक धातु से बने, सेम यौगिक धातु से बने, यौगिक धातु से बने क्रिया को या बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। अब ये कैसा प्रश्न है कि यौगिक धातु से, अब यौगिक धातु से कैसे बनते हैं? इसके भी कुछ क्या हैं? प्रकार हैं।
इसके कितने प्रकार हो सकते हैं बच्चों? इसके आपके पास नियर अबाउट 4 प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आ जाएगा आपके पास, अगर हम बात करें तो नाम धातु। एक आ जाएगा आपके पास नाम धातु। नाम धातु की क्या डिटेल है इसे हम आगे चलकर समझ लेंगे। एक आ जाएगा नाम धातु नहीं, नाम क्रिया। एक आ जाएगा संयुक्त क्रिया। एक आ जाएगा संयुक्त क्रिया। एक आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। एक आ जाएगा हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। एक आ जाएगा अनुसरण क्रिया। अनुसरण क्रिया। तो आपने देखा कि यौगिक क्रिया के जो हैं हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? एक है नाम क्रिया, इसका पूरा नाम होता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो एक हुआ हमारे पास नाम धातु क्रिया, एक हुआ संयुक्त क्रिया, एक हुआ प्रेरणार्थक क्रिया और एक हुआ अनुकरणात्मक क्रिया, या फिर अनुसरण लिख दिया गलती से, चलिए अनुकरणात्मक होता है। अनुकरणात्मक क्रिया। क्लियर है? ये 4 प्रकार की क्रिया होती हैं। तो सीधी सी बात है, मूल क्रिया में तो हमें कुछ खास नहीं पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल ही क्या है, सिंपल है। हमें अब क्या जानना है कि नाम धातु क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। इन चारों क्रियाओं के बारे में हम अब आगे चलते हुए वीडियो में आज समझेंगे। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया तो आई नहीं। बच्चे अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो ये सबसे एंड में आती हैं, जिसे हम समझेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अब हम समझने चल रहे हैं नाम क्रिया धातु को, कि नाम क्रिया धातु क्या होती है। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आइए सीखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है समझते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु, और नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसे अब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, अगर इन शब्दों से बनने वाले धातु को, धातु हम जानते हैं क्या होता है ना, इन शब्दों से बनने वाले धातु को नाम धातु, और उस नाम धातु से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाम धातु से बनने वाली क्रिया को कहेंगे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। सर जी ये कैसे पॉसिबल है? इसके एक दो एग्जाम्पल देकर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक शब्द लिखा हाथ। अब आप लोग बताइए हाथ कैसा शब्द है? सर जी हाथ तो एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, और इसका नाम धातु होता है हथिया। इसका नाम धातु होता है हथिया, समझना, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, हथिया। तो हाथ संज्ञा शब्द, इसका नाम धातु हथिया, और इससे जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो बनेगी हथियाना। क्या बनेगी? हथियाना। जैसे कि एक शब्द है लाठी, लाठी कैसा शब्द है? सर जी संज्ञा शब्द है, तो इससे क्या बनेगा? लठियाना। क्या बनेगा? लठियाना। अब आप लोगों को अगर इनका मीनिंग नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। लाठी हुई जो डंडा, लाठी देखी होगी, और लठियाना मतलब कि उस लाठी से किसी को मारना, तो मारना तो एक क्रिया हो गई ना, और उसे क्या नाम दे दिया गया? लठियाना। एक सब सुना होगा थप्पड़ का, थप्पड़ होता है थपड़ाना।
कि उसे थपड़ा दिया यार वहां पर, है ना, सुना ऐसा शब्द नहीं सुना, लठया दिया, थपड़ा दिया, बतिया लिए, है ना। एक शब्द होता है बात, क्या है, बात, तो क्या बोल देते हैं, बतियाना, क्या बोल देते हैं, बतियाना। सुने होंगे ना सभी शब्द। तो बतियाना क्या हुई, आपकी नाम धातु क्रिया हुई, थपड़ाना क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हुई, लठियाना क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हुई, और हथियाना क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हुई। तो आपको ये पता चल रहा होगा कैसे संज्ञा शब्दों से हमने नाम धातु क्रिया का इस्तेमाल किया। अब ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मैं विशेषण शब्द ले लूं, खट्टा, विशेषण शब्द है क्या, खट्टा, है ना। अब देखिए खट्टा को आपको नाम धातु क्रिया में, मेन शब्द ये देखना, क्रिया में परिवर्तित करना है। तो खट्टा को जब क्रिया में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि खट्टा कैसा शब्द है, खट्टा तो एक विशेषण शब्द है, कैसा शब्द है, एक विशेषण शब्द है। खट्टा किसी चीज की विशेषता हो सकती है ना। इसे किसमें बदलना है, आपको क्रिया में बदलना है। अब जब खट्टा शब्द को क्रिया में बदलोगे तो वो कौन सी क्रिया में बदला जाएगा, नाम धातु क्रिया में। पर सवाल उठता है कि बदलते समय क्या लिखेंगे, तो इसे लिखते हैं खटाना। अब बात ये होगी कि सर ये शब्द तो हमने कभी नहीं सुना, आज पहली बार आपने देखा, लिखा है खटाना, कभी जिंदगी में प्रयोग नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कोई चीज प्रयोग नहीं होती तो वो है ही नहीं, ये उसका अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। पर प्रयोग में आता नहीं है जनरली, ये एक अलग बात है, ये अक्सर प्रयोग में नहीं आता। तो खट्टा कैसा शब्द है, विशेषण। इससे क्या बना, इससे शब्द बना खटाना। तो खटाना कैसा शब्द हुआ बच्चों, ये हुआ नाम धातु क्रिया। क्लियर है ना। जैसे मैंने लिखा सूखा, सूखा कैसा शब्द है, सर जी सूखा तो एक विशेषण है, कोई चीज सूखी हुई है वो क्या उसकी विशेषता है। अब इस विशेषण शब्द को किसमें बदलना है, नाम धातु क्रिया में बदलना है। तो ऐसा हो जाएगा सुखाना, क्या हो जाएगा, सुखाना। तो सुखाना कैसा शब्द है, सर जी सुखाना तो एक नाम धातु क्रिया है। अब यहां पर एक चीज सामने आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नाम धातु है या नहीं। अब जैसे कि ये ले लो लठियाना, तो इसमें क्या करो, याना को अलग कर दो, मतलब कि लठ अलग कर दो, है ना। या फिर लाठी बोल देते हैं, लठ भी बोल देते हैं, आपको मालूम होगा तो। या फिर आपने बोला लाठी, ऐसे ही है ना। तो आपको मालूम है ना क्या है, लठ या लाठी क्या है, सर जी ये तो एक संज्ञा शब्द है। और क्योंकि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु, और उस नाम धातु से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया हुई, इस तरह से आपको पहचानना भी है। तो बहुत ही आसान है। इसमें कुछ और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि भीतर, चलिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कुछ एक दो एग्जाम्पल और, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। समझ में तो आ गया होगा कि कैसे नाम धातु काम करता है। पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं नाम धातु से अक्सर। अभी जो पोर्शन आएगा जिससे क्वेश्चन आते हैं आगे चल के आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलते हैं। जैसे मैं लिखा भीतर, अब पहला शब्द तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया ये जो भीतर हमने लिख दिया, ये भीतर शब्द क्या है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, या ये विशेषण है। ना तो ये संज्ञा है, ना ही ये सर्वनाम है, ना ही ये विशेषण है। तो भैया यह है क्रिया विशेषण, और इसका बनेगा भितराना। क्या बनेगा, भितराना। अब इन शब्दों का प्रयोग हम डेली रूटीन लाइफ में नहीं करते, इसीलिए ये शब्द हमें क्या होंगे, शायद थोड़े से अजीब लगे। पर आपको बहुत ही अच्छे से नाम धातु की क्रिया समझ में आ गई होगी, ये मेरा आपसे मानना है। तो आई होप सो ये बिल्कुल तरीके से क्लियर है। समझते हैं संयुक्त क्रिया क्या कहती है हमारी। संयुक्त क्रिया वो भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या कहती है हमसे। नंबर दूसरी क्रिया है आज की संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जैसे नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त क्रिया के अंदर क्या होना चाहिए, तो देखते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। समझते हैं सबसे पहले परिभाषा को। जब कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया के साथ, किसी अन्य क्रिया की मदद से बनती है, या फिर किसी अन्य शब्द या फिर किसी अन्य शब्द के संयोग से बनती है, सहयोग से बनती है, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तब उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया
कहा जाता है। यहाँ देखिए समझ लेना, बिल्कुल आसान है। संयुक्त क्रिया देखने में थोड़ा सा टफ लगता है पर इसकी पहचान बहुत ही इजी है। अब देखो कैसे काम करती है। मान लेते हैं इसमें एक शब्द ले लेते हैं हमारे पास, संज्ञा प्लस क्रिया। संज्ञा प्लस क्रिया, इन दो को मिलाकर एक क्रिया का निर्माण होगा। संज्ञा और क्रिया को मिलाकर एक क्रिया का, अभी जो हमने नाम धातु करा था ना उसमें संधि हो जाती थी, मिल जाते थे, पर इसमें मिलेंगे नहीं, अलग अलग लिखे हुए दिखाई देंगे। क्या होंगे? अलग अलग लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि नाश करना, किसी का नाश कर दिया, नाश करना, मतलब मिले नहीं ना एक साथ, ठीक है ना। साउथ की पिक्चर में हीरो ने दुश्मनों का नाश कर दिया, है ना, साउथ की पिक्चर में करते हैं ना अच्छे से। तो नाश करना, नाश क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। करना क्या हुआ? क्रिया हुई। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है कि नाश करना क्या है, कौन सी क्रिया है, तो आपको बताएंगे कि सर जी ये संयुक्त क्रिया है। और ऐसा बहुत कम होगा कि ये पूछ ले कि संयुक्त क्रिया में कौन सी है, तब आपको ये भी बताना होगा कि संज्ञा क्रिया है। कौन सी? संज्ञा क्रिया। पर इतना डीप नहीं जाता अक्सर एग्जामिनर, है ना। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। ये क्वेश्चन कई बार हुआ है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाश करना ही शब्द है, इसके अंदर एक से एक अच्छे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि याद रखना, मैंने कहा याद रखना, मैंने कहा तैयार रहना, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि कैसे शब्द आ रहे हैं। ये सब संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट शब्द हैं, ठीक है ना। अच्छा होना चल जाएगा, विजय होना चल जाएगा, मैंने लिख दिया विजय होना। तो ये क्या हुआ आपके लिए? संयुक्त क्रिया हुई। तो मेरे ख्याल से सब बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि संयुक्त क्रिया कैसे काम करती है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप ना पहचान पाए। तो संयुक्त क्रिया समझ में आई। और संयुक्त क्रिया के अंदर हमने पॉइंट एक क्लियर करा, संज्ञा प्लस क्रिया। तो क्या सिर्फ संज्ञा प्लस क्रिया ही होता है? नहीं सर, विशेषण और क्रिया भी होता है। चलिए देख लेते हैं विशेषण और क्रिया को भी। विशेषण और क्रिया, इन्हें मिलाकर भी क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। अब इसमें क्या होगा? एक शब्द विशेषण होगा और अगला शब्द कैसा होगा आपके लिए? कोई क्रिया होगी। जैसे कि मैंने कहा खट्टा लगना, मैंने कहा खट्टा लगना, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? खट्टा क्या है? एक विशेषण है, और क्रिया क्या है? लगना। मैंने कहा मीठा लगना, मीठा लगना, तो फिर से सेम चीज। मैंने कहा अच्छा लगना, अच्छा लगना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो रहे हैं सभी के? ये सभी एग्जाम्पल हो रहे हैं विशेषण और क्रिया के। पर ये कैसी क्रिया है? ये कैसी क्रिया है? सॉरी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सभी संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल है। और संयुक्त क्रिया में भी कौन सी क्रिया? विशेषण क्रिया। पर इतना डीप में फिर से बता दूं, नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है या नहीं। तो आपको ये बता देना है। मीठा लगना, अच्छा लगना, तैयार रहना, नाश करना, याद रखना, विजय होना, है ना, खट्टा लगना, ये सब कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। क्या संज्ञा क्रिया विशेषण क्रिया है और नहीं है? क्रिया और क्रिया भी है। नंबर 3 पर क्रिया प्लस क्रिया। अब आप बताओ, वीडियो को चाहो तो पॉज करके बताओ, पर बताओ कि क्रिया प्लस क्रिया कौन से इसके अंदर संयुक्त क्रिया के रूप में आ सकती है? जैसे कर पाना, कर पाना, खा पाना, सो जाना। तो देखो इसमें दोनों शब्द कैसे हैं? क्रिया के हैं। करना भी क्रिया, पाना भी क्रिया, खा भी क्रिया, पाना भी क्रिया, सो भी क्रिया, जाना भी क्रिया। तो दो क्रियाओं को मिलाकर बना। पर ये जब दो क्रियाओं को मिलाकर बना तो बना क्या? सर जी ये बना हमारा संयुक्त क्रिया। अभी आप बताइए कि संयुक्त क्रिया से अच्छे से वाकिफ हुए या नहीं हुए? अब हम संयुक्त क्रिया को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी के साथ देखेंगे एक बार जरूर। तो ये था हमारा आज का संयुक्त क्रिया। अभी करेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि बिल्कुल ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेरणार्थक क्रिया और देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में हमें क्या क्या मिलता है। देखेंगे क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कोई बुराई नहीं है। और पढ़ाई में पूरा का पूरा फोकस बना कर रखें। अगर 5-10 मिनट की वीडियो देख के हम वीडियो से स्किप करते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे गंदी आदत है कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और ऐसे में वीडियो को डिसलाइक मिलते हैं। और सिर्फ मतलब डिसलाइक से नहीं है, मतलब ये भी है फिर उस बच्चे को शायद कहीं समझ में नहीं आएगा अगर वो हमेशा वीडियो को स्किप करता है या आगे निकाल कर देखता है। क्या हम इतना पेशेंस नहीं रख सकते? अगर हम 1 साल वैकेंसी आने का, रिजल्ट आने का वेट कर सकते हैं, तो क्या हम पेशेंस के साथ वीडियो नहीं देख सकते?
ये पेशेंस के साथ पढ़ नहीं सकते, पर हमें हर काम चाहिए जल्दी में, हर काम जल्दी में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अब जो बच्चा पेशेंस रखता आ रहा था और जो बच्चा वास्तव में पढ़ाई करता आ रहा था, उसे अब IBPS में मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, और वो IBPS में नंबर नहीं ला सकता तो उसका कुछ भी कहना व्यर्थ होगा या किसी पर भी ब्लेम करना व्यर्थ होगा। ये बिल्कुल चेतावनी की तरह ट्रीट कर लेने से, ठीक है। चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ आज की। तो अगला है प्रेरणार्थक क्रिया नंबर 3। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। इससे पहले कि इस क्रिया की मैं आपको कोई परिभाषा समझाऊं, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ये वाली क्रिया बहुत ज़्यादा सही तरीके से समझ में आती है परिभाषा की अपेक्षा। तो हम सीधे ऐसी चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा समझ में। एग्जाम्पल के रूप में पहले हम इसमें देखें तो मैं लिखता हूं, मास्टर साहब ने बच्चों को पाठ पढ़वाया। मास्टर साहब ने बच्चों को पाठ पढ़वाया। अब आपको ये देखना है कि इसमें एक तो मास्टर साहब हैं, बच्चे हैं और पढ़वाया, ये 3 चीज़ें आपको पहले नज़र रखनी है। तो मैं बता दूं, ये पढ़वाया जो है ये क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है साहब? ये तो पता है कि क्रिया है, पर ये कौन सी क्रिया है? ये होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? ये प्रेरणार्थक क्रिया। तो फिर ये बच्चे कौन है जिन्होंने पाठ पढ़ा? ये होते हैं प्रेरित, और ये होता है प्रेरक। प्रेरित और प्रेरणार्थक क्रिया, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। प्रेरित, प्रेरक और प्रेरणार्थक क्रिया। और ये प्रेरक क्या है? प्रेरक करता है और ये प्रेरित करता है। अब आ जाओ समझते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको किसी वाक्य में ये देखने को लिए मिले कि काम करवाया गया है, काम करवाया गया है, तब वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का होना ही होगा। वहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब देखो, बच्चों ने पाठ पढ़ा है, पढ़वाया किसने है? मास्टर साहब जी ने। मतलब काम तो मास्टर साहब ने भी करा है और बच्चों ने करा, तो दोनों क्या है? कर्ता हैं। हमने इससे पहले हिंदी में सीख लिया है कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कारक वाले टॉपिक में, ठीक है ना। कर्ता क्या होता है? तो जो काम करता है, पर यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक इससे करवा रहा है, फिर ये आगे काम कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो जो काम करवा रहा है वो होता है प्रेरक कर्ता। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसे अच्छे से हल्के में मत लेना, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं। प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता जो काम करवाता है, लिख देता हूं, जो काम करवाता है वो प्रेरक कर्ता। जो काम करता है, जो काम करता है वो प्रेरित कर्ता। और जो काम करा है, जो क्रिया करी है, जो काम करा है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि इसमें और एग्जाम्पल, पंडित जी ने पूजा करवाई, या फिर हमने पंडित जी से पूजा करवाई। हमने पंडित जी से पूजा करवाई। अब देखो, हमें इस शब्द को देखते पता चल गया करवाई, मतलब किसी और से करवाई पूजा, हमने करवाई पंडित जी से पूजा। तो करवाई क्या हुआ सर जी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक। और पंडित जी क्या हो गए? क्योंकि पूजा करी किसने कायदे में? पंडित जी ने करी। तो पंडित जी क्या हो गए? प्रेरित करता हो गए। बात समझ रहे हैं? करवाई किसने है? सर जी करवाई तो हमने है, तो हम क्या हो गए? प्रेरक करता हो गए। अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया? ये है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। और कायदे में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? करवाई, पढ़वाया, निहलवाया, उठाया, उठवाना, ये सब क्या है? वाना या वाई जो शब्द जुड़ जाते हैं ये हमारे प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। फिलहाल ये चीज समझ में आ गई होगी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। इसमें यह भी याद रखना, जो क्रिया कर रहा है वो प्रेरित करता, जो क्रिया को करवा रहा है वो प्रेरक करता। यहां से भी क्वेश्चन कई बार बना है, कभी यहां से सोचो कि ये तो फालतू का था, नहीं है ऐसा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। और ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक कि मेरा मानना है आज। आइए इसमें भी कुछ चीज़ें और देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि क्रिया कई तरीके की होती है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो शुरू में बता देनी चाहिए थी। क्रिया एक विकारी होता है। क्रिया शब्द कैसे होते हैं बच्चों? विकारी शब्द, क्योंकि लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, क्रिया क्या है? विकारी शब्दों में आती है। चाहो तो नोट करके लिख लेना कि क्रिया विकारी शब्द होते हैं। आइए समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या होता है।
आपने कभी ना कभी सुना होगा अकर्मक क्रिया, सुना होगा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पर अभी समस्या यह है कि हम लोगों ने अकर्मक और सकर्मक क्रिया नहीं पढ़ी है, अभी हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। वैसे इसी चैप्टर में हम आगे चलकर भी क्रियाओं को पढ़ेंगे इन्हें, पर यहाँ पर थोड़ा समझाने के पर्पज से एक बार मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, दो प्रकार की क्रिया होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। हो जाएगा तो मैं यहीं पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें छोटा सा हिंट है वो काम करता है। ठीक है ना, ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने लिखा मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। ठीक है, अब देखो आम खाने का असर किस पे पड़ा? आम के ऊपर। मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब है इसके अंदर कर्म है। जो मैंने खाया, जो भी चीज खाई, खाने का फर्क किस पे पड़ता है? आम के ऊपर पड़ा। आम खत्म हो गया, ये फर्क पड़ा है ना। चलिए, दूसरा है आम खाया गया, नहीं, दूसरा है मैंने खाया। अब देखो, अब यहां से क्या पता चलेगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। कैसे? एक क्वेश्चन होता है क्या और किसको। अगर आपको इन दोनों के उत्तर मिल गए, अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो समझना आपके पास जो क्रिया है सकर्मक है। कैसी है? सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ। ठीक है, अभी हम सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे जिससे कि आज का काम चल जाए। अगर इनके उत्तर नहीं मिले तो फिर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। इनके उत्तर मिल गए तो सकर्मक। ठीक है, आओ समझो। मैंने यहां से क्वेश्चन पूछा, मैंने आम खाया, तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या खाया, तो आंसर मिला सिर्फ आम खाया। या फिर पूछा किसको खाया, तो आम को खाया, आंसर मिला। तो मतलब इस लाइन से हमें ये दोनों सवालों के उत्तर मिले। तो बताओ इस लाइन में कौन सी क्रिया है? मैंने आम खाया में कौन सी क्रिया है साहब? इसमें तो सकर्मक क्रिया है। बात समझ में आई ना? अब मैंने खाया, क्वेश्चन पूछा क्या खाया, उत्तर मिलेगा। किसको खाया, उत्तर मिलेगा। सर जी नहीं, तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। बात समझ में? इसकी जो डिटेल है वो हम जब ये टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना पता हमें चला। अब आइए यहाँ पर इसे सीखने का पर्पस क्या था ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पढ़ेंगे अच्छे से, क्लास लंबी हो जाएगी, डोंट वरी, पर ज्ञान ऐसा लो जो मजा आ जाए और आगे चलकर वो सिरदर्द ना बने कि पढ़ भी रखा है और आता भी नहीं है। मैंने लिखा विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। फिर मैंने एक लिखा शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, मैंने लिखा शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है। ठीक है ना, देख रहे हो, इसमें लिखा विद्यार्थी पढ़ता है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, और मैंने तीसरे में लिखा शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। तीसरे में लिखा शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। क्लियर है? पढ़वाते हैं। अब यहां से कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है ना? अब यह है पढ़ना। ये क्या लिखा है यहां पर? पढ़ना। यहां पर लिखा है, समझना अभी आप लोग, पढ़ाना। यहां पर क्या लिखा है? समझना, पढ़वाना, पढ़वाना। अब यहां पर समझो, मेन चीज अगर सीख गए तो बहुत ही अच्छा सीख जाओगे। यहां से सकर्मक और अकर्मक का भी काफी अच्छा ज्ञान हो जाएगा, और प्रेरणार्थक का तो ज्ञान अतः हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा होते हुए पर फोकस सीधा सीधा पढ़ाई के ऊपर। विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है ना, विद्यार्थी पढ़ता है। तो यहां से पढ़ना, जब खुद पढ़ा, पढ़ना, पढ़ना क्या मैं खुद पढ़ रहा हूं, ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। पढ़ाना, किसी और को पढ़ाना, इसका फर्क तो किसी और पर पढ़ना है ना, पढ़ाना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का फर्क किस पे पड़ रहा है? आप लोगों पर, आप शिक्षित हो रहे हैं। तो पढ़ाना कौन सी क्रिया हुई? सर जी सकर्मक। अब पढ़वाना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने किताब दे दी कि अपने आप पढ़ लो, पढ़वाना, तो ये क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया।
विद्यार्थी पढ़ता है, अकर्मक। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, पढ़ाता। प्रेरणार्थक, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और इसके। आइए, वह चलता है, वह गाड़ी चलाता है, वह रमेश से गाड़ी, वह रमेश से गाड़ी चलवाते हैं। अब देखिए, आप बताइए क्या आपको अंतर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, वह चलाता है, चलना, चलाता और चलवाता। अंतर समझ रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है अंतर या नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर देखते हैं। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। चलाना मतलब अकर्मक क्रिया। आपको शब्दों से भी, देखिए वैसे तो जो मैंने बताया था वो ट्रिक है अकर्मक और सकर्मक को पहचानने की, लेकिन शब्दों से भी तो पहचानेंगे ना, सिर्फ ट्रिक ही काम नहीं करती। चलाना मतलब आप स्वयं कर रहे हैं, अकर्मक। चलाता, वह गाड़ी चलाता है, वह क्या चलाता है? गाड़ी चलवाता है। वह क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। आंसर मिल रहा है ना, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। क्या यहाँ पर मिल रहा है? तो ये सकर्मक, ये अकर्मक। चलवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया। अभी बताओ प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हुई या नहीं? तो चलवाता है, पढ़वाता है, उठवाता है, उठवाना, चलवाना, मरवाना, सो जाना, ये सब, सो जाना नहीं है ना, ये सब किस में आ रहे हैं? आपके प्रेरणार्थक में आ रहे हैं। जहां पर कोई काम किसी से करवाया जा रहा है तो वो किस में आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा सर जी वो। तो आपने इस क्रिया को समझा, आज हमने इस चीज को भी आगे समझ लिया। आगे चलते हैं और समझते हैं अगले पॉइंट को। पॉइंट नंबर 4, हमने 3 क्रिया पढ़ ली आज की। नाम धातु क्रिया पढ़ ली, संयुक्त क्रिया पढ़ ली, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ ली। अब हमारा पास चौथी क्रिया का नंबर है अनुकरणात्मक क्रिया। नंबर 4 पर आता है, बहुत ही आसान है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। अब पहली बात होती है कि अनुकरणात्मक होता है क्या है? सो इट्स लाइक ए साउंड, ये एक आवाज है। अनुकरणात्मक क्या है? एक आवाज है, एक साउंड है। अब ये साउंड किसी भी चीज का हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जामों में, और बच्चे यहाँ अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चा तभी यहाँ लिखेगा। अगर उसने एक आध बार पढ़ रखा है अनुकरणात्मक क्या होता है, तो बिल्कुल गारंटी है कि बच्चा इसमें कभी नहीं उलझेगा। आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा है इसकी, किसी भी ध्वनि को, मतलब कि साउंड को, इस चीज में साउंड, यहां पर बात साउंड की हो रही है, मतलब कि कोई भी बोली, कोई भी बोली को अनुकरणात्मक कहते हैं। अनुकरणात्मक कहते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या कहते हैं बच्चों? अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा कुत्ते की आवाज, कुत्ते की आवाज, कुत्ता कैसी आवाज निकालता है उसकी। बिल्ली की आवाज, बिल्ली की आवाज, बिल्ली कैसी आवाज निकालती है? वो आवाज है ना। कई बार आपने भूतों की पिक्चर में देखा होगा, पर दरवाजा बंद कराए, दरवाजा खुला तब चर्र ऐसी आवाज आती है। तो दरवाजा खोलने या बंद करने की आवाज, दरवाजा खोलने या बंद करने की आवाज, बंद करने की आवाज। अब यहां पर सिर्फ क्या यही आवाज है? नहीं, मैंने एक शब्द में लिख दिया, इसका मतलब है आवाज, इसका मतलब है साउंड, इसका मतलब है कोई भी बोली। अब कोई चिड़िया बोली तो चिड़िया के चहचहाने की आवाज, झरने की, गिरने की आवाज, है ना, गोली की आवाज, ढिच्चों वाली गोली की आवाज, ये सब किस में आ रही हैं? सर जी ये सब अनुकरणात्मक में आ रही हैं। तो इस टॉपिक को ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे कि इसके अंदर कुछ भी हो, कोई सी भी चीज हो, वो सब इसके अंदर निहित होगी। चाहे फिर आवाज किसी की भी हो, कैसी भी हो, सब इसी के अंदर होगी। चाहे पंछियों के चहचहाने की आवाज हो, चाहे फिर कुत्ते की भौंकने की आवाज हो, बिल्ली की म्याऊं की आवाज हो, दरवाजा खोलने की आवाज हो, फोटो खिचक खिचिक की आवाज आई उसकी आवाज हो, कोई भी एक्स वाई साउंड हो, वो क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया में
आता है। तो यहाँ से आप समझे होंगे कि अनुकरणात्मक क्रिया भी क्या होती है, और आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ से समझेंगे, अभी क्रिया खत्म नहीं हुआ है ना। बच्चे सोचेंगे बड़ा छोटा सा क्रिया करा दिया, मेन चीज़ तो अभी आई भी नहीं, पर क्रिया बहुत ही अच्छा ब्रॉड टॉपिक है। तो इसकी अभी अगली क्लास आएगी जिसके अंदर हम व्यवस्थित मिलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, दबा के करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।